बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 18 जून पाकिस्तान में जुमेरात की रात आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 201। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले आपके सामने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म की जो सुबकी हुई है वो रखते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस से हमारे ज़राए हमें ये पक्की खबर दे रहे हैं। आपको पता है जब नहीं होती पक्की तो आपको बता दिया जाता है। पक्की खबर ये दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ की पूरी तैयारी थी। उन्होंने एक दिन पहले स्विट्ज़रलैंड चले जाना था। एक दिन पहले का मतलब आज जुमेरात के दिन सुबह उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो जाना था। पूरी पैकिंग शैकिंग हुई थी। कुछ लोगों को भी साथ लेके जा रहे थे अपनी फैमिली के। जी हाँ, बड़ा जहाज़ जा रहा था जिसमें फैमिली के लोग भी थे, कुछ रिश्तेदार भी थे, उनके घर की खवातीन भी थीं। प्लान ये था कि वहाँ पर सिग्नेचर होंगे और फिर अगले 2 से 3 दिन शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही छुट्टियाँ मनाएंगे। कहने वाले ये भी क्लेम करते हैं कि डिफरेंट जगहों पर बुकिंग भी करवाई जा चुकी थी, जो स्विट्ज़रलैंड के डिफरेंट जगहों पर होटल्स थे। वहाँ पर ये 3-4 दिन साइट सीइंग और पूरी वेकेशन करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। पाकिस्तान को यही बताया गया था कि सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर तक तो पाकिस्तान जाहिर है शामिल था, क्योंकि इस मुआहदे में पाकिस्तान शामिल था। ये तो झूठ होगा हम अगर कहें कि पाकिस्तान को पता नहीं था या पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं था। तो इस हद तक तो पाकिस्तान को सारी चीज़ें पता थी। लेकिन उसके बाद अचानक से पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ही सदर ट्रंप ने यह फैसला कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान की, ईरान की गैर मौजूदगी में वहीं पर दस्तखत कर देने और ईरान अपने घर बैठ के ही दस्तखत कर दे। अब मसला ये था कि ईरान और अमेरिका की तो जंग थी और ईरान और अमेरिका कहीं भी साइन कर दें उनको तो ज़ाहिर फ़ायदा ही हो रहा है, दोनों की जंग बंद हो रही है। पाकिस्तान ने बीच में से, पाकिस्तान तो वो रिश्ता करवाने वाली माई थी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जिसने तो रिश्ता होगा तो उसको कोई अंगूठी पहनाएगा या उसे कोई लाग शाग देगा, टिप देगा, उसकी तो इसमें से बचत वो तस्वीरें ही थी ना। और पाकिस्तान को इसमें से क्या मिलना है? पाकिस्तान की बचत तो वो तस्वीरें थीं जो सदर ट्रंप के दाएं बाएं खड़े होकर या जेडी वैंस के दाएं बाएं खड़े होकर हमने तस्वीरें खिंचवानी थी। आपको पता है इसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि अमरीकी ज़रा थोड़े लंबे ज़्यादा होते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक ऐसी जूतों की जोड़ी भी ख़रीदी हाल ही में जिसके नीचे हील ज़्यादा है, मतलब पूरे का पूरा सोल ही खासा मोटा है, ताकि वो थोड़े से लिफ्टेड फील करें अपने आप को और थोड़े से ऊंचे भी लगें, क्योंकि बहुत ही छोटे लगते हैं वो अमूमी तौर पर, उनका कद काफ़ी छोटा है। तो उस वजह से वो अपने आप को फिर बेचारे थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं समझते। तो उन्होंने स्पेशल नए जूते भी ख़रीदे जो इस तकरीब में उन्होंने पहनने थे। ये मैं आपको ऐसी खाम ख्याली नहीं बता रहा, जब मेरे पास खबर दुरुस्त नहीं होती मैं आपको कह देता हूँ कि ये गपशप है। ये मुझे वज़ीर आज़म ऑफिस, क्योंकि हम वहाँ रहे हैं, सभी स्टाफ के साथ राब्ते हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे, तो सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तैयार थे, पूरे अहले खाना को भी लेके जाना था। अब वो दौरा जो है वो मनसूख हो गया। शहबाज शरीफ साहब की बेटी, शहबाज शरीफ साहब के दामाद, मतलब बहुत सारे लोगों की तैयारी थी इस दौरे पर जाने के लिए। अब वो सारे का सारा जो काम था वो ख़राब हो गया और दौरा मनसूख हो गया। अब अगली सुने, असल में मसला जो हुआ जिसकी इन्हें तकलीफ है वो ये है कि सदर ट्रंप ने इन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि मैं यहीं साइन करने लगा हूँ, क्योंकि पहले प्लान तो ये था कि पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा, इस तकरीब को स्विट्ज़रलैंड के अंदर करेगा, जेडी वैंस और दूसरी तरफ से ईरान का डेलीगेशन वहाँ बैठेगा, साइन करेगा और पीछे पाकिस्तान खड़ा होगा। मैंने जैसे आपको कहा कि जैसे रिश्ते कराने वाले या लागी जो होते हैं उनको यही बचता है, तो पाकिस्तान को चंद तस्वीरें बचनी थी, उन्होंने वो भी छीन ली। अब फिर शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी पूरी तैयारी की हुई थी, तो उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप जो है वो पाकिस्तान में ही उस पर साइन कर लें। ज़रा गौर करें इनकी बेवकूफ़ियों की। 2 पार्टियां हैं, उन 2 पार्टियों ने एक दूसरे से जंग की और सुलह की। हमने जाहिर है बीच में से मैच मेकिंग का काम किया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब शहबाज शरीफ अपने दफ्तर में बैठ के ही उसे साइन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये मैंने उस डील को साइन कर दी है। क्योंकि वो डील जो साइन हुई है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हुई है, तो उसी का प्रिंट आउट निकाल के, नीचे कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के, ये भी हम आपको बाकायदा ज़राए से खबर दे रहे हैं कि पहले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर प्रिंट आउट है वो निकाला गया। वो प्रिंट आउट से पता चलता था कि ये प्रिंटेड कॉपी है, फिर कहा गया कि नहीं, ऐसी कॉपी निकालें जिससे लगे कि मुआहदा असल है। तो फिर इस्लामाबाद में एक प्राइवेट दफ्तर से वो प्रिंट आउट निकलवाया गया और उसकी क्वालिटी अच्छी थी। एक टेलीकॉम कंपनी, कहने वाले ये क्लेम करते हैं कि एक निजी टेलीकॉम कंपनी के पास वो प्रिंटर था उस तरह का, जिसमें से बहुत ही फाइन कॉपी निकलनी थी, वहाँ से वो कॉपी निकलवाई गई और फिर शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर दस्तखत करके तो दिखा दिए, कम अज़ कम उन्होंने तस्वीर में
आपने कभी देखा वो शादियों पे कोई पीछे से निकल के तस्वीर के अंदर फोटो बॉम्ब करता होता? तो शहबाज शरीफ बेचारे इस तरह से उस तस्वीर के अंदर शामिल हुए हैं। अब जितनी इज्जत चलें आपको मिल गई, उतनी काफ़ी थी। ये हरकतें आपको करने की क्या ज़रूरत थी? अगर उन्होंने नहीं आपकी तकरीब में साइन करने मुनासिब समझे, या उन्हें लगा कि इस पर क्यों टाइम ज़ाया करना है। आपको पता है कि हमें तो इस पर परवाह नहीं है, आपने तो बड़ा जहाज़, पूरा टब्बर स्विट्ज़रलैंड के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन दूसरे मुल्कों को एहसास है वो टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर ये सब कुछ नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि यार दस्तखत ही करने हैं, बजाय ये तकरीब रख के हम वैसे ही दस्तखत कर देते, और सदर ट्रम्प वैसे ही G7 की उस मीटिंग में थे, सभी के दरमियान उन्होंने साइन कर दिए, तो आप ये अकल कर लेते, अब इस मामले को छोड़ देते। लेकिन छोड़ने की बजाय उन्होंने कहा नहीं, हमने तस्वीर में आना है। तो ये सारा कुछ, ये सर्कस जो है वो पाकिस्तान के अंदर चली। वो दौरा मनसूख हो गया। ख़ानदान के सारे लोग भी अब शहबाज शरीफ से ज़ाहिर है तंगी हैं कि वो उनको स्विट्ज़रलैंड की सैर ना करवा सके। ये तो हो गई जो अर्दली साहब के साथ हुई। अब अर्दली साहब को असल में क्या करना चाहिए था? ये जो उन्होंने पता नहीं कितने घंटे ज़ाया किए, प्रिंट आउट निकाला, सही नहीं निकला, बाहर से किसी को भेजा, निकाला, बैठे रहे सूट शूट पहन के तैयार होके, बेचारे बार बार अपने बाल चेक करते रहे बाथरूम में जाके कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये तस्वीर लगनी है हर जगह। उनको ज़ाहिर है वो कॉन्शियस थे थोड़े। तो अब इसके बाद मसला ये है कि जो आपका असल काम था वो तो था तेल की कीमतें कम करने का, क्योंकि इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं आलमी मंडी में, वो जब जंग शुरू हुई थी उससे भी नीचे चली गई हैं। और ये आपको इस वक्त भी कोई तकरीबन 130 रुपये फ़ी लीटर जो है वो तेल महंगा बेच रहे हैं। 120 से 130 रुपये फ़ी लीटर जो है वो तेल महंगा बेच रहे हैं, जंग शुरू होने से लेके अब तक के दरमियान। अब तेल उससे भी सस्ता हो गया। याद कीजिए जब तेल महंगा हुआ था, अभी हुआ भी नहीं था, खबर आई थी, तो इन्होंने मीटिंग करके दिनों का भी इंतज़ार नहीं किया था, रातों रात तेल की कीमत महंगी कर दी थी। अभी कह रहे हैं कि जुमे वाले दिन करेंगे, हालांकि उस वक्त जुमे का भी इंतज़ार नहीं किया गया था। अभी कह रहे हैं कि जुमे वाले दिन कुछ रिलीफ देंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ 40-50 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे उन 125-30 रुपयों में से। मीन आप पर अब डाका जारी रहेगा, जो कीमतें बढ़ा दी वो ये वापस नहीं लेंगे। तो इस वक्त आपको ये बता दें कि जंग शुरू होने से पहले जो कीमतें थीं उससे भी कहीं कम कीमतें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दें। एक तरफ तो ये चल रहा है कि तेल की कीमतें, दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट से ये माजिद निज़ामी, पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा, पंजाब गवर्नमेंट की जो बजट दस्तावेज़ात हैं जब वो मुरतब हो रही थी, तो उनके मुताबिक जो गुज़श्ता साल VIP फ़्लाइट कैटेगरी में ख़रीदारी के लिए सिर्फ 1000 रुपये रखे गए थे। जी हाँ, जो बजट दस्तावेज़ात थी उसमें खाना रखा गया था, या एक आइटम रखी गई थी कि VIP फ़्लाइट के लिए ख़रीदारी करनी है, जहाज़ ख़रीदना है, उसके लिए 1000 रुपये की एंट्री की गई थी। अब वो कहते हैं कि बाद अज़ां मोड बना तो रिवाइज़ करके 9 अरब 55 करोड़ रुपए की ख़रीदारी कर ली। मैं आपको कहता रहता हूँ ना कि ये जो बजट में आपको नंबर बताते हैं कि हम 85 करोड़ खर्च करेंगे, हम 90 करोड़ करेंगे, 16 करोड़ करेंगे, ये सिर्फ आपके जूतों के डर से ये उसका नंबर नीचे रखते हैं। जब अप्रूवल ले लेते हैं एक दफ़ा, फॉर एग्जांपल अप्रूवल ले ली जहाज़ की, गाड़ी की, लॉन मेंटेनेंस की, तज़ीन व आराइश की, उसमें बेशक 10 करोड़ रखे, बाद में 3 अरब खर्च करेंगे। 10 करोड़ के बाद 3 अरब खर्च करके तो उसकी बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट में उसकी अप्रूवल ले लेंगे। अभी ये वो बता रहे हैं कि 1000 रुपये रखे कि VIP फ़्लाइट ख़रीदारी करनी है 1000 रुपये, और बाद में 9 अरब 55 करोड़ रुपए की ख़रीदारी जो है उस जहाज़ में कर ली। अब अगर इसमें 20% भी किसी ने काट लिया है तो 9 अरब 55 करोड़ रुपए में से 20% निकाल लें तो आपको खुद ही अंदाज़ा, चलें 10% ही निकाल लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना पैसा इसमें से खाया गया है। कम अज़ कम भी इसमें 1 से 1.5 अरब रुपए की किसी न किसी ने दिहाड़ी लगाई है। किसने लगाई है आप ढूंढिए, हमें भी बताइएगा आपको पता चले तो, क्योंकि शरीफ ख़ानदान किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगा कि इसमें दिहाड़ी किसने लगाई है। अच्छा जी, एक तरफ तो बाजी ने ये कारनामा किया है कि 1000 दिखा के तो फिर 9 अरब 55 करोड़ का जहाज़ खरीद दिया। दूसरी तरफ इथियोपिया ने 2025 में 4 अरब डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल की है। जी हाँ, FDI उनकी 4 अरब डॉलर की है, जबकि पाकिस्तान की गैर मुल्की सरमायाकारी 1.4 अरब डॉलर है। ये भी एग्जैजुरेटेड है, मीन बहुत सारी फिगर्स को फज करके ये 1.4 अरब आपको दिखाई जा रही। तो कहाँ इथियोपिया जैसा मुल्क
4 अरब डॉलर, हमने 1.4 अरब डॉलर। 1990 की दिहाई में इथियोपिया की सालाना FDI सिर्फ 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन डॉलर हुआ करती थी, और पाकिस्तान की जाहिर है उस वक्त भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो उनसे कई गुना ज़्यादा होती थी। तो ये मेहरबानियाँ फरमा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के लोग, जो भी मेहरबानियाँ अभी चल रही हैं उसमें आप देख रहे हैं कि वो जहाज़ खरीद रहे हैं लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। साथ ही आपको ये भी खबर दे दें कि पंजाब का रावलपिंडी में IJP रोड जो है उसके ऊपर एक बच्चा गटर में गिर गया, और 7 साल गालिबन बच्चा है, और वो पिछले 24 घंटे से उसके वालिदैन को ना बच्चा मिल रहा है, ना बच्चे की बाकियात मिल रही हैं। तो एक तरफ आवाम जो है वो इन हालात में कि गटरों के ढक्कन नहीं है, दूसरी तरफ ये 10-10 अरब रुपए के जहाज़ ले रहे हैं। तीसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, उनके जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में उन्होंने करोड़ों रुपए, मतलब हर बंदे की तनख्वाह में नहीं लेकिन इकट्ठा करके जो इम्पैक्ट है तनख्वाहों में इतना अजाफा दिया है कि करोड़ों रुपए का अजाफा उन्होंने कर डाला है कौमी एक्सचेकर के अकाउंट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं जी, अब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें। एक तो इमरान खान साहब की मुलाकात थी आज जुमेरात के दिन, और वो मुलाकात नहीं करवाई गई। वकला और रुफ़का पहुँचे थे मुलाकात करने के लिए जेल के सामने, उन्हें नाके पे रोक लिया गया और हस्बे तवक्को उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान साहब के साथ। तो ये तो हर दफ़ा का काम है, इस दफ़ा भी किया गया। इसके साथ ही साथ जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें से तरह तरह की खबरें आ रही हैं। पहले तो खबर ये आई कि बजट जो है वो पास नहीं किया जाएगा और बजट सिर्फ 3 महीने के लिए पास किया जाएगा, ये हमें सलमान अकरम राजा साहब ने बताया, और ये खैबर पख्तूनख्वा से भी यही पता चला। फिर शौकत यूसुफजई साहब का बयान आया कि नहीं पूरे साल का ही करेंगे। फिर गौहर खान साहब के नाम से मंसूब एक खबर चली, उन्होंने तरदीद कर दी। उसके बाद फिर शफी जान की तरफ से खबर चली कि पूरे साल का ही बजट होगा। अब डिफरेंट सहाफ़ी वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, मोहम्मद फ़हीम रिपोर्ट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट तैयार कर लिया गया, दस्तावेज़ात की छपाई का काम भी मुकम्मल। आज वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल ख़ान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो गई तो शायद बजट में तब्दीली की जाए। मुलाकात ना होने की सूरत में मौजूदा तैयार करदा बजट कल सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट 1 साल के लिए पेश किया जाएगा जिसमें तारीख़ी तरक्याती प्रोग्राम का बजट शामिल है। ये जो मोहम्मद फ़हीम साहब हैं ये बहुत करीब हैं मुज़म्मल असलम साहब के और दूसरों के, तो ये अंदर की खबर दे रहे हैं, और मुज़म्मल असलम साहब के लिए ख़ासी ये मीडिया के अंदर लॉबिंग भी करते हैं। लॉबिंग का मतलब जो मीडिया के हिसाब से बयानियाँ भी बनाते हैं, तो इनकी खबर है तो दुरुस्त खबर है, क्योंकि इन्हें मुज़म्मल असलम साहब ने ये खबर मेरा ख्याल है फीड की है, तो इनके पास ये दुरुस्त खबर है। दूसरी तरफ जो वज़ीर बल्दियात है मीना खान आफरीदी वो कह रहे हैं कि जुमा को बजट पेश करने के हवाले से वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान और सूबाई तंजीम के तर्जुमान शौकत यूसुफजई के बयान की उन्होंने तरदीद की है कि ऐसी कोई बात नहीं, जुमे को हम कोई बजट जो है वो पेश नहीं कर रहे, बजट के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। मीना खान अफरीदी का ये कहना है। अगर तो ये मीना खान अफरीदी दुरुस्त कह रहे हैं तो इनके मुँह में घी शक्कर, हम इनकी जो है वो बहुत ही तहसीन इनकी, और इनको हम बहुत खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन अगर ये भी मिले हुए हैं पूरे सिस्टम के साथ और असल में ये तय कर चुके हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो या ना हो, इन्होंने बजट पास करना है और पूरे 1 साल का करना है, सरप्लस भी देना है और जर्नल्स को पैसा भी देना है, तो फिर बहुत ही एहतराम के साथ सभी के लिए हमारी तरफ से यहाँ से इज्तमाई लानत, मैं माजरत चाहता हूँ इस लफ्ज़ पर, लेकिन फिर मेरी तरफ से इज्तमाई लानत जो है वो कबूल कीजिए, क्योंकि सवाए मामू बनाने के आपने फिर कौम को, लोगों को ये स्टेटमेंट्स दे के और कुछ नहीं किया। इट विल बी वेरी सैड अगर आप लोगों ने ये पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल को आपने ऐसे धोखा दिया, इमरान खान को धोखा दिया, तो ये बहुत, मैं ये कहूँगा कि बहुत तकलीफ़देह बात होगी। लेकिन चलें, ये पहली तकलीफ़ तो है नहीं जो अवाम ने या लोगों ने बर्दाश्त करनी, इससे पहले भी, चलें ये रंग भी सही। अब खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने ना किया और ये ख़बरें झूठी हुई करने वाली, तो फिर इन झूठी ख़बरों की मजम्मत और इन सब की तहसीन और इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब कोई लंबा टाइम है नहीं, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मीन, अगले हफ्ते के अंदर अंदर 7, 8, 10 दिन के अंदर ये पता चल जाएगा कि ये बजट पास करते हैं या नहीं करते। ये जून 30 तक का मौका है, जून 30 से पहले पहले क्या होता है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर इमरान खान से मिलने के बाद उनके अहकामात के तनाज़र में बजट पास करते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, वो साल का छोड़ के हमारी तरफ से 3 साल का करें, लेकिन उनसे मुलाकात लेने की हर सूरत कोशिश करें, और ये ले सकते हैं।
अगर ये चाहें तो। लेकिन अगर ये उनके साथ मिलके खेलेंगे जर्नल्स के साथ, फिर इनको ये मुलाकात नहीं मिलेगी। यहाँ हमें कोई ये ना बताए कि मजबूरी है, ये मजबूर है, कोई मजबूरी नहीं है। अगर ये वाकई उनके साथ सही तरीके से बातचीत करें तो इमरान खान के साथ मुलाकात मिल सकती थी। फिर आगे सुन लीजिए, इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर मशावरत के लिए वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी और मुशीर ख़जाना मुजम्मल असलम की फौरी मुलाकात के केस में खटाई पड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट की रोशनी में ऑर्डर जारी किया कि इमरान खान से जेल मुलाकातों के केसेस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीज़न बेंच में पहले से ज़ेर समाअत हैं, तो ये केस भी उन्हीं के साथ सुना जाए। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने मुनासिब ऑर्डर के लिए केस की फ़ाइल जस्टिस सरफराज डोगर को भिजवा दी। अब उन्होंने कहा कि जब जस्टिस सरफराज डोगर और उनके साथी जज, क्योंकि 2 रुकनी बेंच ये केस पहले से सुन रहा है, जब वो मुनासिब समझेंगे तो वो ये बजट सुन ले, मतलब वो ये केस सुन लेंगे और इनकी मुलाकात करवानी हुई तो करवा देंगे। अब इसमें से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि सुहेल अफरीदी ये कहने वाले होंगे कि देखें, मैं तो हाई कोर्ट भी गया था मुलाकात के लिए, मुजम्मल असलम साहब भी गए थे, अब हाई कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी तो हम क्या करें, तो हम बजट पास करने लगे हैं, ये भी कह देंगे। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये अड़ जाएं कि हमने ये पैसे नहीं देने, तो जर्नल्स इनको अपने हेलीकॉप्टर में बिठा के अडयाला जेल ले जाकर इनकी मुलाकात करवाएंगे। ये मिनिमम होगा, तो ये कर सकते हैं अगर ये अपने पाँव पर वज़न दें। मैं ये नहीं कह रहा एहतजाज करें, मैं ये नहीं कह रहा लाठी खाएं, गोली खाएं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डट जाएं जो अपना एक असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर। फिर ये खबर आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पेंशन है आम मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में दोनों में 7.7% इजाफे का फ़ैसला किया गया है और ये 2022 और 2025 के अलाउंसेस को भी PBS में एडजस्ट करने के बाद इजाफा किया गया है। मतलब वहाँ पर 7.7% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में। मतलब कहने का ये है कि इत्तलात जो आ रही हैं उसमें यह कि बजट पूरी तरह से तैयार करके रखा हुआ है, कोई उसके अंदर इबहाम नहीं है। बजट पास करने की मुजम्मल असलम की मुकम्मल तैयारी है, सिर्फ उसे ग्रीन सिग्नल चाहिए कि चीफ मिनिस्टर ग्रीन सिग्नल दें और वो फट करके उसे पेश कर दें, क्योंकि जो भी मेजर साहब उनके पास आते होंगे उन्होंने अपनी ज़ाहिर है निगरानी में उनसे ये बजट जो है वो प्रिपेयर करवाया होगा, सब कुछ उधर से ही होगा। मेरे ख्याल में शायद ही किसी सूबे में इतनी अतात गुजारी के साथ वहाँ का बजट बनता हो जितनी अतात गुजारी के साथ खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो बन रहा होगा। और वहाँ पर जो उनके अपने बिठाए हुए स्टाउट साहब हैं वो उनको वो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। आगे चलते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा ने कौमी मफाद के लिए जो वफाक को सूबाई शेयर में से फंड्स देने का, वो जो जनरल्स को अरबों रुपया देना है, सैकड़ों अरबों रुपया, 200 अरब के करीब, शायद 100 अरब से 200 अरब रुपए के दरमियान कहीं, उस पर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हाँ, दोबारा सुनिए, खैबर पख्तूनख्वा ने कौमी मफाद के लिए इस कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा डालने का जो फैसला किया है, मैं PTI के इस फैसले को वेलकम करता हूँ। बिलावल जरदारी साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। अब ज़रा याद कीजिए कि पहले जो सेनेटर औरंगज़ेब इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं या एडवाइज़र हैं, वो कह चुके हैं कि हमें सुहेल अफरीदी और मुजम्मल असलम जो हैं उन्होंने इस बात की एश्योरेंस करा दी है कि आपको अगले 3 साल के लिए जर्नल्स के लिए हम ये पैसा दे रहे हैं, और उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया। उनकी स्टेटमेंट के बाद हमने यहाँ से बात करना शुरू की, तो मुजम्मल असलम साहब पहले तो खामोश रहे, बाद में उन्हें लगा कि ये मामला फैल गया, प्रेशर बढ़ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने आकर एक स्टेटमेंट दी कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी हम ना बजट पास करेंगे, ना कोई भी पैसा देंगे इमरान खान से पूछे बगैर मिलिट्री जर्नल्स को। आज ये दूसरी जगह से कंफर्मेशन आई है कि अब बिलावल जरदारी भी इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो असल में अंदर लग ये रहा है, अब इससे तासुर ये आ रहा है कि जाहिर है मुजम्मल असलम तो पहले ही उनके अपने, आप उन्हें हवालदार कह लें, नायब सूबेदार कह लें, जो भी कहना है, वो तो उनके अपने हैं, वो तो उन्होंने बिठाए हुए हैं ख़जाना के ऊपर जो मिलिट्री जर्नल्स हैं उन्होंने। जो सुहेल अफरीदी हैं वो भी लगता है कि इनकी गाइडेंस पर या वट एवर द रीज़न वो भी अंदर जाकर कमिटमेंट कराए हैं। अब सिर्फ ये आपके और हमारे जो आप ये कहें ख्यालात हैं या जज्बात हैं या तवक्कुआत हैं उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, उसके लिए स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, वरना डील जो है वो पहले से डन है। ये तासुर आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच है, हमें इसका तासुर मिल रहा है।
अब हमारा तासुर कितना गलत है कितना सही है ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। सुहेल अफरीदी इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर KPK के पैसे वफाक को नहीं दे सकते, मिसाल यूसुफजई साहबा। अब ये भी आई हैं मैदान में। अब आप कहेंगे कि ये तो वही स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हैं, मतलब मैं दे रहा हूँ, तो ये तो अच्छी बात है पार्टी के अंदर से भी। मसला ये है कि इनकी जो नीयत है वो गंडापुर वाली है, क्योंकि ये गंडापुरी ग्रुप हैं, मिसाल यूसुफजई साहबा। ये जो पूरा ग्रुप था, जब पिछली दफ़ा गंडापुर यही सारे काम कर रहा था तो उस वक्त ये तकरीबन दिफा में थे। अभी इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि बजट आप पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये गंडापुरी ग्रुप जो है पूरे का पूरा, ये सुहेल अफरीदी के ऊपर हमला आवर सिर्फ अपनी इंटरनल सियासत के लिए। अगर आज गंडापुर चीफ मिनिस्टर होते तो वो बिल्कुल, अब सुहेल अफरीदी तो फिर कोई आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं या इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, गंडापुर तो वो भी ना करता। वो तो बिल्कुल डंके की चोट पर फ़ौरन से ये बजट पास करवा के तो साइड पर होते, और ये तमाम लोग मिसाल यूसुफजई साहबा और दूसरे बिल्कुल खामोश रहते और उनके हम रकाब होते। तो इसलिए बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी ऐसी बातें जो कई दफ़ा बात तो ठीक करते हैं, बात की हद तक तो उनकी बात ठीक होती है, लेकिन बात के पीछे जो उनकी नीयत होती है वो ठीक नहीं होती। और अगर आप उनका माजी का कंडक्ट देखते हैं उनका या उनके पूरे ग्रुप का, तो आपको नज़र आता है कि वो पहले क्या करते रहे। अब ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लें, जहाँ पर जो जस्टिस डोगर हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इमरान खान साहब के वकला पर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जो सज़ा की मुअत्तली है वो नहीं, जो मेन मुकदमे की अपीलें हैं उनके ऊपर अपने आप रिमार्क्स या आप अपनी बहस जो है वो दलील अपनी जो भी देनी है आपने वो आके बातचीत करें। अब उस पर बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने आज बहुत ही अच्छा मुकदमा लड़ा है। सभी लोगों ने बताया कि उन्होंने बड़ी तैयारी करके आए थे, वो आज बड़ा अच्छा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़ा है। और उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल से आपने मेरी मुलाकात ही नहीं करवाई। फिर बुशरा बीबी भी हैं इस केस में, उनसे भी मुलाकात नहीं करवाई। तो जब मुलाकात ही नहीं करवाई, उनकी डायरेक्शन ही मेरे पर नहीं है कि मैंने कैसे मुकदमे को आगे लेकर चलना है, तो मैं आपके सामने कैसे रिमार्क्स दे सकता हूँ या मुकदमा जो है वो लड़ सकता हूँ जैसे आप कह रहे हैं। तो लेकिन जो जस्टिस डोगर हैं वो बार बार उनको यही जाहिर है कहते रहे कि नहीं, आप इसी मुकदमे के ऊपर फोकस करें जो मरकज़ी मुकदमा है और अपने दलाइल दें। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना था, उसके लिए उनके पास वकालतनामा ही नहीं था। आज बहरहाल अदालत ने ये डायरेक्शन ज़रूर दे दी कि सलमान सफ्तर साहब को वकालतनामा इमरान खान से लेके फ़राहम किया जाए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने उस केस की पिटिशन डाल सकें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। तो सलमान सफ्तर अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से उनकी बड़ी सताइश, एक प्रोफेशनल वकील हैं, लेकिन वो बेचारे भी क्या करें। जो सियासी मुकदमात होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि वो आधे तो अदालत में, बल्कि 30% अदालत में लड़े जाते हैं, 70% वो बयानिए में और अवाम की अदालत में लड़े जाते हैं। हम बदकिस्मती से सभी के सभी, मुझे भी बीच में बेशक शामिल कर लें, हम फेल हो गए बुरी तरह से इनको अवामी अदालत के अंदर बयानियाँ बिल्ड करके इन मुकदमात के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने का, अदालतों पर भी और इस पूरे सिस्टम पर भी। सोचिए कि ये जो शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, इनके बच्चे, जरदारी साहब, इन सब ने अरबों डॉलर्स की करप्शन की, मैं अरबों डॉलर्स की कह रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी कितना प्रेशर मुरतब जो है वो मुरतब करते थे या सूरत हाल कैसी ये क्रिएट कर देते थे अदालतों के लिए और इन्वायरमेंट। हमारे वाले सब खामोश हैं, छोटी मोटी एक दूसरे से चूंच लड़ाते हैं और एक दूसरे से लड़ाइयाँ, जैसे इस वक्त गंडापुर साहब जो हैं सुहेल अफरीदी के ऊपर हमलावर हैं। जब अपना ज़माना था तो ये सारे गंदे काम वो करते थे और उस वक्त उनको कोई कानून, कोई, मिसाल यूसुफजई साहब आज आइन का आर्टिकल 125 बता रही हैं, तब इनका कोई इनका ट्वीट निकालें जब इन्होंने गंडापुर को नाम लिख के मशवरा दिया हो कि आर्टिकल 125, मैं स्पेसिफिक वर्ड पूछ रहा हूँ, आर्टिकल 125 का इन्होंने हवाला दिया हो कि आप बजट जो है वो पास कर सकते हैं चंद महीनों का। हमने उस वक्त भी अज़ान दी थी, पॉलिटिकल कमेटी में लड़ाई भी की थी, एक गुस्सा भी किया था, गुस्सा करवाया भी था अपने ऊपर, सब कुछ किया था, लेकिन तब भी ये बाज नहीं आए थे। इन्होंने बाज नहीं आना था, वही हुआ जो अब हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो लेके गए थे पिटिशन इमरान खान साहब की हॉस्पिटल में मुंतकली के लिए, इमरान खान की बहनें वकला के ज़रिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन की है। अब उस पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाए हुए हैं। उन एतराज़ात को दूर करने के लिए अब फिर एक नई भंडारी साहब ने पिटिशन कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कहा है कि चैम्बर हेयरिंग हमें दी जाए, जो एतराज़ लगाया था वो गलत है, वो हमने रिमूव कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लग नहीं रहा कि कोई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है वहाँ पर कोई भी रिलीफ देने के लिए, तो लेट्स सी क्या होता है।
बिलावल जरदारी साहब ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जिसने भी कानून हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले कि हम वहाँ पहुँचकर एक्शन करें, वो लोग अपने आप को इन लोगों से अलग करें जो इंतहा पसंदी की सियासत कर रहे हैं। माशाल्लाह, पता नहीं एक्शन क्या करना है, मुंह से तो नहीं कहीं बिलावल साहब आपने जाके टिशू करना तो सबने मर जाना है। हैरान हूँ मैं इनकी बात के ऊपर। कत्लो गारत कर दी, गोलियाँ चला दी, हेलीकॉप्टरों से गोलियाँ चला दी, छतों पर खड़े होकर गोलियाँ चला दी, मारपीट कर दी, मीन सब जुल्म कर दिया। और अभी भी कहते हैं कि इससे पहले कि बिलावल जरदारी वहाँ जाकर एक्शन कर दें, आप लोग इंतहा पसंदों से दूर हो जाएं। उसके बाद 15 दिन हो गए अब सारे काम को, आपको पता है। 15वें दिन के बाद भी आज भी अवामी एक्शन कमेटी वालों के घरों से असलहा, भारतीय करेंसी और रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट निकल रहे हैं। हैरान कुन बात है कि ये स्क्रिप्ट भी नहीं बदलते, वो नई बात ही नहीं करते, ये वही पुरानी बातें करते हैं और वही दोहराते रहते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये इसमें से निकालना क्या चाहते हैं। और भाई लोग नहीं मानने को तैयार कि कश्मीर एक्शन कमेटी के लोग गद्दार हैं, लोग नहीं मानने को तैयार कि 26 करोड़ पाकिस्तानी गद्दार हैं और सिर्फ पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो मुल्क के वफादार हैं। ये सौदा, ये मंजन पुराना हो गया। अब आप उल्टे भी लटक जाएं, लोग पाकिस्तानियों को गद्दार मानने को तैयार नहीं हैं। और जो गद्दारी की डेफिनेशन आपकी है उस हिसाब से सबसे बड़े गद्दार आप निकलते हैं, ये लोग नहीं निकलते। लेकिन ये बाज नहीं आते, वही पुराना जो धंधा है कि ये चीज़ निकल आई और वो निकल आई। दूसरी तरफ लोग आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आपको पहले भी बताया था कि कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवा रहे लोग। अभी दोबारा से 4 दिन की तौसीह दी है। अब 23 जून शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते, क्योंकि लोगों ने करवाई ही नहीं। अब एक दफ़ा फिर तौसीह दी है। फिर नून लीग ने अपने जो 23 हल्के हैं गालिबन, उन्होंने 37 हल्के, 23 कह दिया मैंने, 37 हल्कों के लिए उन्होंने अपने उम्मीदवार जो हैं वो नामजद कर दिए। कहा यह जाता है कि शायद नून लीग से वादा किया हुआ है पंजाब का, आज़ाद कश्मीर का, कि ये हुकूमत उनको देंगे। पर देखते हैं बिलावल जरदारी के साथ क्या सौदेबाजी होती है, ये नून लीग को हुकूमत दी जाती है या उनको। फिर ये भी खबर आई कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर पीपल्स पार्टी को भी शामिल करने के लिए दावत दे दी गई है काबीना में, और बिलावल जरदारी को बड़ी ही अहम वजारत मिलेगी। अहम मेरा ख्याल है कि फिर उन्हें वजारत खारजा ही मिलेगी, और अहम वजारत उन्हें क्या देनी है। तो लेट्स सी क्या होता है, या फिर कहीं उन्हें मोहसिन नकवी की जगह पर वज़ीर दाखिला ना ले आएँ और मोहसिन नकवी साहब को कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वगैरह ना बना दें। बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी, वैसे तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा ही है, मीन सदर, गवर्नर और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ले रखी हैं। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। पीपल्स पार्टी क्या वाकई ही कैबिनेट का हिस्सा बनती है, बिलावल जरदारी इसी कैबिनेट में दोबारा से वज़ीर बनते जैसे वो पहले शहबाज शरीफ के वज़ीर रहे हैं, या ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रक की बत्ती है, या डाइवर्जन है, असल मामला कोई और हो रहा है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।